Hi dear students, here Dr. Anil Gorakh Darekar, Dean Admission and Associate Professor from MMIT College, Pune. We are going to see admission process for first year undergraduate technical courses in engineering and technology. Before to proceed toward the admission process, dear students, Marathwada Mitra Mandal Group Pune having two engineering colleges, one at MMCOE Karvenagar and second MMIT Lohegaon Pune. Dear students, after 12th, there are n number of career options. Out of that, engineering is one of the best and most predominant field for pursuing higher education, as everything is possible by taking help of technology. Under engineering, many more branches are there. So as per your own interest, you can select branch for engineering. Students, our life equation in front of you, and that equation is life equal to constant plus variable. constant वो है जैसे कि आपका जो 12th का रिज़ल्ट है, बोर्ड का रहने दो या CET का रहने दो, अभी वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला है. अभी आपको अगर फोकस करना है तो वो फोकस करना है वेरिएबल के ऊपर. अभी ये वेरिएबल क्या है? आपके हाथ में है कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, आपके हाथ में है कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना है, आपके हाथ में है एक बार एडमिशन होता है तो कितने एफर्ट्स लेने हैं, कितनी मेहनत लेनी है और वो मेहनत के बदौलत ज़िंदगी में कितना आगे जाना है. ये सारी चीज़ें होगी वेरिएबल के अंदर. अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो ब्राइट होगी. अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ दिनों में चालू होने वाला है, उसके लिए प्री रिक्विजिट यानी कि क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैप राउंड किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, किस तरीके से समझ के लेना है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात आती है एलिजिबिलिटी की, तो ओपन कैटेगरी के लिए 45% चाहिए बोर्ड में. अगर अदर दैन जनरल कैटेगरी है, अदर दैन ओपन कैटेगरी है, तो उन बच्चों के लिए 40% चाहिए. अभी 45 ओपन एंड बाकी सब लोगों के लिए 40 है. तो उसके लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स कंपलसरी कंसिडर करना है. और उसमें थर्ड सब्जेक्ट जो है, आप जो यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं सब्जेक्ट्स, उसमें से कौन सा भी एक सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो. ऐड करने के बाद उन तीनों का एवरेज जनरल कैटेगरी के लिए 45 चाहिए एंड बाकी कैटेगरी के लिए 40 चाहिए. उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट कोटा जो है, उसके लिए नॉन जीरो स्कोर चाहिए CET में 2024-23 का रिज़ल्ट नहीं चलेगा, 2024 का ही रिज़ल्ट चाहिए. जिनको ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना है, उनके लिए JEE मेन का रिज़ल्ट जो है वो कंपलसरी है फॉर ऑल इंडिया कोटा. हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय अपलोड करना है स्कैन करके. तो पहला है 10th का रिज़ल्ट, दूसरा है 12th का रिज़ल्ट. जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो उनके लिए डिप्लोमा का जो मार्कशीट है वो लगेगा. उसके बाद CET का या JEE का 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो लगेगा. उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट 12th का लगेगा. जिनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है
और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आएंगे उनका लिविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा कॉलेज का होगा। उसके बाद इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर इंडियन लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है, तो भी चलेगा। उस केस में इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डोमासाइल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट रहता है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहता है तो भी चलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी लगेगा सारे कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी छोड़ के। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो सारे कैटेगरी को लगेगा, ओपन कैटेगरी छोड़ के। और बिना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका जो अलॉटमेंट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैलिडिटी सर्टिफिकेट का जो रिसिप्ट है, पोच पावती हम उसको बोलते हैं, वो अपलोड करते हैं। उसके बाद उनका किसी कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो हो जाता है। जिस कॉलेज का अलॉटमेंट आपको हुआ है उस कॉलेज में जब आप जाते हो रिपोर्टिंग के लिए, उस टाइम पे अगर आपके साथ वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको मिलना ही चाहिए। नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट जो है वो भी लगेगा, उसकी जो वैलिडिटी है 31 मार्च 2025 तक चाहिए। ऑल कैटेगरी के लिए कंपलसरी है एक्सेप्ट एससी एंड एसटी कैटेगरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो परफॉर्मा जो भी है वो रहता है। उसके बाद ट्यूशन फी विवर स्कीम जो है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जिसका इनकम जो है वो लेस दैन 8 लाख चाहिए। अभी TFWS जो है उसमें ट्यूशन फी पूरी विवर हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है, आपको ट्यूशन फी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये TFWS सीट किसको मिलता है और कौन से कैटेगरी ये सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं? ओपन और OBC कैटेगरी ये जो सीट है TFWS उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहता है, राइट। यानी कि अगर आपका परसेंटाइल बहुत ही अच्छा है 80+ 90+, तभी जाके वो TFWS सीट आपको मिल सकता है। उसके बाद डिफेंस कोटा जो है, और डिफेंस कोटा के लिए जो स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है, एक्टिव डोमासाइल है, तो उनके लिए परफॉर्मा CDE जो है वो एप्लीकेबल है। वो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर mahacet.org वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो है जो ऑर्फन कैंडिडेट्स है उनके लिए परफॉर्मा U लगेगा। जो माइनॉरिटी कोटा में जो स्टूडेंट्स है, यानी कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, पारसी, ये जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं और उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो परफॉर्मा O रहता है। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बोला था डिफेंस कोटा जो है उसमें परफॉर्मा C एंड परफॉर्मा D जो है, राइट, फॉर सन एंड डॉटर्स ऑफ एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल। एक्टिव यानी कि वो डिफेंस में जॉब के लिए है, तो उनके लिए परफॉर्मा C और D लगेगा। EFWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको मैंने बोला था परफॉर्मा जो फी है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, राइट, वहाँ से कंपोनेंट अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। TFWS कोटा के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। और नॉन क्रिमिनल की जो वैलिडिटी है वो मार्च 2025 तक होनी चाहिए। अभी होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या रहती है, मैं आपको एकदम सिंपल बोलूँगा कि यहाँ पे जो बामू मैंने बोला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, यानी कि स्टूडेंट ने उसका 10th एंड 12th औरंगाबाद में किया है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे इंजीनियरिंग पुणे में करना है, SPPU यूनिवर्सिटी में करना है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तब वो औरंगाबाद का जो स्टूडेंट है जिसने वहाँ से 10th 12th किया है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में आएगा। ओके। और जिस स्टूडेंट ने मान के चलो अहमदनगर, नासिक, पुणे से 10th एंड 12th कंप्लीट किया है, वो स्टूडेंट अगर SPPU के अंडर जो कॉलेज है उसके लिए अप्लाई करता है तो वो होम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहलाएगा। अभी आप बोलोगे ये होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत पड़ता है। होम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सीट्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं, अदर देन होम यूनिवर्सिटी के बच्चों को सीट्स जो है वो कम रहते हैं।
जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको कंपलसरी टाइप ऑफ कैंडिडेचर जो है वो आपको सिलेक्ट करना ही है। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा टाइप क्या है। अभी जिस स्टूडेंट का 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है, उसका बर्थ जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो महाराष्ट्र से है, वो टाइप ए में आएगा। अब टाइप बी में कौन आएगा? जिसके मम्मी पापा जो है महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लेकिन स्टूडेंट का जो एजुकेशन है कहीं और से हुआ है, तो वो टाइप बी में आएंगे। टाइप सी में कौन आएगा? टाइप सी में जिनके पेरेंट्स एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने दो, एंड पोस्टेड इन महाराष्ट्र, तो उनके लिए टाइप सी होगा। टाइप डी किसके लिए होगा? जिनके पेरेंट्स जो है वो या तो एम्प्लॉय होंगे या तो रिटायर्ड होंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, तो वो टाइप डी में आएंगे। अब टाइप ई में कौन आएगा? जिन बच्चों ने 10th एंड 12th महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया से किया है और जिनका मदर टंग मराठी है, उनके लिए टाइप ई कैंडिडेचर होगा। अब हम बात करेंगे सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, राइट, वहाँ पे ऑल इंडिया सीट यानी कि जेई के थ्रू एंट्री नहीं होगा। जिन्होंने MHT CET दिया है, यानी कि जो महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स है, राइट, वो पूरे के पूरे सीट्स जो है वो 100% महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को ही मिलेंगे। ऑल इंडिया सीट में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, तो वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट 70% वहाँ पे वेटेज है और ऑल इंडिया 30 है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे COEP टेक्निकल यूनिवर्सिटी पुणे, अभी वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुई है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स है, स्टेट लेवल के कैंडिडेट्स, राइट, उनको 80% जो है वो सीट्स अवेलेबल है, और ऑल इंडिया सीट्स यानी कि जो जेई के थ्रू आएंगे उनको ओनली 20% सीट अवेलेबल है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ पे स्टेट लेवल ऑटोनॉमस कॉलेजेस जो है उनको 65% वेटेज है। ऑल इंडिया यानी कि जेई के थ्रू जो आएंगे उनको 50% है, राइट, और जो इंस्टीट्यूशनल कोटा यानी कि जो मैनेजमेंट के सीट्स रहते हैं वो 20% है। अगर हम बात करेंगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स की, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में माइनॉरिटी कोटा माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 51% है, और बाकी का जो ब्रेकअप है वो ऑल इंडिया सीट एंड मैनेजमेंट के सीट्स रहेंगे। उसके बाद ये सीट अवेलेबिलिटी फॉर DSE यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट एडेड या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे या COEP टेक्निकल यूनिवर्सिटी देखोगे, तो यहाँ पे 100% जो है वो लैटरल एंट्री सीट है प्लस वैकेंट सीट है। लैटरल एंट्री सीट यानी कि जो एक्स्ट्रा सीट अलॉट किए जाते हैं, और वैकेंट सीट यानी कि जो फर्स्ट ईयर में जो सीट्स भरे हुए नहीं है वो वैकेंट है, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ पे 100% जो है 100% सीट्स लैटरल एंट्री सीट्स प्लस वैकेंट सीट्स जो है, राइट, यानी कि जो सीट्स फर्स्ट ईयर में भरे नहीं थे, राइट, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट्स जो है उनको दिए जाते हैं। अगर हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो जो कुछ भी सेकेंड ईयर को सीट्स खाली है वहाँ पे 51% सीट्स जो है वो माइनॉरिटी कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो है SC SBC जो है उनके लिए 13% है, ST के लिए 7% है, FIJNT जो है उनके लिए 3% है, NTB NTC एंड NTD, राइट, उनके लिए यहाँ पे परसेंट मेंशन किए हुए हैं। OBC के लिए 19% है। उसके बाद जो डिफेंस में है उनके लिए 5% है। फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए भी 5% है। ऑर्फन स्टूडेंट जो है उनके लिए 1% है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेपरेट 30% है। उसके बाद EWS एंड ट्यूशन फी वीवर स्कीम, ये ओवर एंड अबव रहता है टू द सैंक्शनड इनटेक, यानी कि जो अगर इनटेक 120 है तो 120 जो है वो छोड़ के
ये EWS एंड ट्यूशन फी वीवर स्कीम के जो सीट्स है वो एक्स्ट्रा रहते हैं। अभी अगर हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक सिंपल आप एग्जांपल लीजिए कि मान के चलो MMIT कॉलेज में मैकेनिकल के लिए 60 सीट्स हैं। कितने सीट्स है? 60 सीट्स। तो हमें लगता है कि अरे यार 60 सीट्स है तो मेरा नंबर 60 में आराम से लग जाएगा, लेकिन वो पूरे के पूरे 60 सीट में एक स्टूडेंट जो है वो 60 सीट्स खुद के लिए कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि 60 का जो है वो स्प्लिटिंग आपके सामने है। 60 में से 20% सीट्स जो है वो मैनेजमेंट से भरे जाएंगे, यानी कि 12 सीट्स जो है वो कॉलेज लेवल उनका एडमिशन होता है। उसके बाद 60 में से 9 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल यानी कि JEE के थ्रू आते हैं, और 65% यानी कि 60 में से 39 स्टूडेंट्स स्टेट लेवल के रहते हैं, महाराष्ट्र के रहते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र के हो तो भी वो 39 सीट्स आपके नहीं है। 39 का अगेन स्प्लिटिंग किया है। वहाँ पे मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अभी आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों में। अभी आप देखो ना, स्टेट लेवल के सीट्स कितने हैं? 39। अभी 39 या 39 जो है वो आपके लिए नहीं है। 39 में से होम यूनिवर्सिटी के लिए 27 है, और ओनली 12 सीट्स जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए है। अभी 27 जो है उसका भी ब्रेकअप है। अगर मान के चलो आपका OBC कैटेगरी है, तो OBC कैटेगरी और आप बोलते हो कि हाँ 27 सीट से मेरा होम यूनिवर्सिटी है तो वो 27 में मेरा नंबर लगेगा, लेकिन वो 27 में OBC के लिए ओनली 5 सीट्स ही है। ओके जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो SC कैटेगरी के लिए 3.5 यानी कि राउंड फिगर 4 होता है, ST के लिए 2 होगा। इस तरीके से ये स्प्लिटिंग किया हुआ है कैटेगरी वाइज। और जो जनरल है, जो ओपन है, उनके लिए 14 सीट्स जो है वो रहेंगे। अभी यहाँ पे क्या रहता है, जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी में है, सबसे पहले अलॉटमेंट करते समय जिनके परसेंटेज हाईएस्ट है उनको अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी थ्रू होता है। अगर जनरल कैटेगरी में अगर वो कैटेगरी वाला स्टूडेंट का अलॉटमेंट नहीं होता, फिर जाके उसको उसके कैटेगरी का सीट जो है वो दिया जाता है। सो फर्स्ट क्लेम ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो जनरल सीट में रहता है, और इसमें 30% यानी कि 60 सीट्स जो है उसमें 30% जो है वो रिजर्वेशन है फॉर लेडीज़ यानी कि गर्ल स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे फीस की फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स। तो जो जनरल में है यानी कि ओपन में है, इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन ले रहे, अगेंस्ट कैप आ रहे हैं, तो उनको ट्यूशन फी 100% होगा, डेवलपमेंट फी भी उनके लिए एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पे सीन ये है कि जो स्टूडेंट्स मान के चलो गर्ल्स है, लेडीज़ है, वो जनरल कैटेगरी में है यानी कि ओपन में है, और जिनके पेरेंट्स जो है उनका इनकम लेस देन 8 लाख है, उनके लिए इस साल से एजुकेशन फ़ी नहीं लगेगा। बस कंडीशन ये है कि उनका एडमिशन थ्रू गवर्नमेंट प्रोसेस होना चाहिए, थ्रू कैप प्रोसेस होना चाहिए। अगर वो गर्ल्स जो है इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन लेते हैं यानी कि अगेंस्ट कैप आते हैं या मैनेजमेंट में आते हैं, तो उनके लिए कौन से भी बेनिफिट्स नहीं रहेंगे, उनको 100% पूरी की पूरी फ़ी देनी पड़ेगी। जो OBC में है, EBC में है, EWS में है, उनके लिए ट्यूशन फ़ी 50% रहती है, डेवलपमेंट फ़ी उनको देनी पड़ती है। FJNT या SBC या TFWS उनके लिए ट्यूशन फ़ी नहीं है, उनको बस डेवलपमेंट फ़ी देना है। SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको 0% फ़ी देना है, कुछ भी नहीं देना है, राइट। और यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर वो गवर्नमेंट के प्रोसेस से आते हैं, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस से आते हैं, और जिनका इनकम लेस देन 8 लाख है, उनके लिए बिल्कुल फीस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंडेटरी फीस क्या रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, यानी कि आपकी कौन सी भी कैटेगरी रहने दो, आपका यूनिवर्सिटी का जो फीस है यानी कि एलिजिबिलिटी फी रहने दो, सेमेस्टर का एग्ज़ाम का फी रहने दो, स्टूडेंट वेलफेयर फंड रहने दो, वो कंपलसरी सबको देना पड़ता है, कौन सा भी कैटेगरी रहने दो। स्टूडेंट्स इंश्योरेंस रहता है मेडिकल का, मेडिक्लेम का, राइट, वो भी कौन सा भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स रहने दो उसको देना ही है। उसके बाद इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट अमाउंट रहता है, वो भी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना है। एट द एंड ऑफ इंजीनियरिंग वो आपको रिटर्न मिल जाता है।
अभी यहाँ पे फॉर फ्रीशिप और स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, जब आपका इंजीनियरिंग का एडमिशन हो जाता है उसके बाद कॉलेज जो है वो नोटिस सर्कुलेट करता है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म छूटे हैं, कि जो समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट डिपार्टमेंट है, राइट, उनके फॉर्म्स रहते हैं स्कॉलरशिप के, वो स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं और उसके साथ जो कुछ भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट, वो आपको अटैच करके सबमिट करने पड़ते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। उसके लिए इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए उनको कंपलसरी 75% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। और दूसरी बात जो है कि एट ए टाइम एक स्टूडेंट अलग अलग स्कॉलरशिप नहीं ले सकता, वो कोई एक ही स्कॉलरशिप ले सकता है। अब दूसरी बात है कि जो मैंडेटरी है टू कंप्लीट कोर्स इन 6 ईयर्स, अभी आपको पता है कि इंजीनियरिंग 4 साल का ही है, फिर भी गवर्नमेंट ने उसमें 2 साल ऐड करके दिए हैं। 4 साल की जगह पे आप 2 साल एक्स्ट्रा लेके ये डिग्री ख़त्म कर सकते हो, राइट। अगर 6 साल के ऊपर आपका एजुकेशन जाता है, रिजल्ट नहीं लग रहा प्रॉपर या सब्जेक्ट बैकलॉग आ रहे, तो 6 साल के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अभी जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ईबीसी है, टीएफडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है। ईबीसी जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहता है, राइट। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट थ्रू गवर्नमेंट प्रोसेस यानी कि कैप के प्रोसेस से आने चाहिए। टीएफडब्ल्यूएस जो है वो आपको मैंने बोला था कि जो सैंक्शन इनटेक है उसके ऊपर ये सीट्स जो है वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए अलॉट किए जाते हैं, उनके लिए वही है कि इनकम लेस दैन 8 लाख चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट मिलता है, राइट, आपने एडमिशन लिया एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो ना आपका दोबारा वो कॉलेज चेंज होगा ना आपकी ब्रांच चेंज होगी, राइट। अगर आपको चेंज करना है तो आपका टीएफडब्ल्यूएस का जो सीट है वो चला जाता है और आपको पूरा फी पे करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस से एडमिशन होता है तो आप सेकंड ईयर में ब्रांच या कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। अभी ये ईबीसी, टीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए कौन कौन एलिजिबल है, राइट, ओनली महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं, जिनका डोमासाइल महाराष्ट्र का नहीं है, उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है, ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट थिंग, पेरेंट्स का इनकम लेस देन 8 लाख चाहिए। अभी मान के चलो कि कोई स्टूडेंट अहमदनगर से आ रहा है, सातारा से आ रहा है, सांगली से आ रहा है और वो हॉस्टल में रह रहा है, तो यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वाधार योजना जो है, राइट, स्पेशली ये योजना जो है एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको मैंने बोला था कुछ देर पहले, एससी एसटी के लिए कॉलेज का फीस जो है वो 0 है और जो हॉस्टल का फ़ी है, रहने का फ़ी या मेस का फ़ी, उसका पूरा स्कॉलरशिप जो है वो आपको इस स्वाधार योजना से मिलता है। तो एससी एसटी के लिए पूरा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहने से, खाने पीने से लेके। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो है वो ओपन कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं, राइट, तो उन्होंने अगर मान के चलो पुणे में हॉस्टल में एडमिशन लिया है या मान के चलो किसी सोसाइटी में फ्लैट रेंट पे लिया है और उन्होंने एग्रीमेंट बनवाया है, तो वो एग्रीमेंट जो है या जो कुछ भी हॉस्टल का फीस रिसिप्ट है, राइट, वो अगर उनके पास है तो उनको डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो है वो एक स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको साल में नियर अबाउट 30,000 जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। वो स्कॉलरशिप अलग से है, कॉलेज का जो फ़ी है, राइट, वो स्कॉलरशिप अलग है। और यहाँ पे जो हॉस्टल में आपको रहना है या फ्लैट में रहना है तो उसके लिए भी आपको 1 साल के लिए गवर्नमेंट से यानी कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो योजना है उनसे आपको 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये भी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। तो ये पूरी जो बातें थी हमारी वो इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल एडमिशन प्रोसेस चालू होने से पहले आपको
आप कौन से टाइप के हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती, राइट, इंस्टीट्यूट लेवल पे कितने सीट्स रहते हैं, आपके कैटेगरी को कितने सीट्स रहते हैं, किस तरीके से ये पूरा ब्रेकअप रहता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम अगले वीडियो में क्लियर कट डिस्कशन करेंगे कैप राउंड जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कैप राउंड को कैसे फेस करना है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।